एवरीवन, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर्स की इंपॉर्टेंस आईआईटी जेईई और नीट के अंदर बहुत ज़्यादा है। इससे हम हर साल एक सवाल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स है, इसके अंदर देखो कि होता क्या है कि जो अपने पास एटम है उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो मेथड है वो अपन को क्वांटम नंबर से पता चलता है। अब क्वांटम नंबर ही अपने पास मेनली चार टाइप के हैं। एक अपने पास सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो अपन को शेल के बारे में बताते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये अपन को किसके बारे में बताएगा, ये अपन को शेल के बारे में बताएगा। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अपने पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये अपन को किसके बारे में बताएगा, ये अपन को बताएगा सब शेल के बारे में। फिर अपने पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो अपन को ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। और फिर अपने पास लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो अपन को इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन फिल करी जाती है उसके बारे में अपन को बताता है। अब अपने पास जो इनिशियली तीन क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो जेई के अंदर तो पहले से ही था, पर नीट के अंदर इसको पिछले साल ही ऐड किया गया है, तो इसके ऊपर अपना अगला वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, उससे पहले अपन थोड़ा क्वांटम नंबर को समझ लेते हैं। अब क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक सिमेट्रिक डायग्राम है उसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास अभी एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर अपन ने एक रेड कलर का बॉक्स बना रखा है। इस रेड कलर के बॉक्स को अपन बोलते हैं शेल। तो शेल है वो अपने पास एक तरीके से नंबर है 1 2 3 4। इसको रेस्पेक्टिवली अपन KLMN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर अपने पास शेल से छोटा होता है सब शेल, जिसको अपन ने ब्लू कलर वाले सर्कल से डिनोट कर रखा है। तो सब शेल्स के बारे में अपन को बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर अपने पास अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बारे में अपन को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल्स के अंदर भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपन को बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो अभी इनका अपन को डिफरेंस है वो समझने का ट्राई करना है। तो देखो, जैसे कि अपने पास 3s 3p 3d इस तरीके से आपने देखा होगा। तो अब ये जो 3s 3p 3d है, इसमें जो बाहर वाला नंबर होता है ये अपन को एक्चुअल में शेल के बारे में बताते हैं। तो शेल है, इसको अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो शेल का नंबर है वो 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 3s 3p 3d इनको अपन बोलते हैं सब शेल। ठीक है, इनको अपन सब शेल बोलते हैं। और सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। इस तरीके से इसके अंदर ऑर्बिटल्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसके अंदर अपने पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स होता है इस बॉक्स को बोला जाता है ऑर्बिटल। ठीक है, तो अपने को डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए कि जो शेल है वो सबसे बड़ा होता है। शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी जाती है। तो एक ऑर्बिटल में अपन मैक्सिमम वैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये किसके अंदर भरे गए हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर भरे गए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि 3p सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 3p के अंदर कितने ऑर्बिटल है, टोटल 3। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसके अंदर, 6। पर एट द सेम टाइम अगर सवाल बदल के ऐसा पूछ लिया जाए कि 3p ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 3p ऑर्बिटल्स में अपने पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्योंकि ऑर्बिटल चाहे किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हमेशा कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से अपन इनका जो डिफरेंस है वो समझ सकते हैं। अब अपन को एक एक करके चारों के चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन, इन चारों को अपन को समझने का ट्राई करना है। तो अपने पास जो सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर अपने पास है वो अपने पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके लिए अपने पास इंटीग्रल वैल्यूज होती है। ठीक है, जैसे कि n का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यूज अपन को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो n बराबर 1 है इसको कई बार k शेल से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। n बराबर 2 को l शेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कई बार इनको इस तरीके से भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रेस्पेक्टिवली है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये अपन को मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा या फिर शेल के बारे में बताएगा। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मेन एनर्जी लेवल या शेल के बारे में अपन को बताते हैं। अगर मान लो अपने पास टोटल nth शेल है, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि अपने पास टोटल 10 शेल है, तो सब शेल्स भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। इसका क्या मतलब है ये अपन समझने का ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जैसे कि मान लो अपने पास एक शेल है, तो एक शेल है तो अपने पास सब शेल भी कितने होंगे, एक ही होंगे। तो यहाँ पे जो एक सब शेल अपने पास आएगा वो कौन सा आएगा, S आएगा। ठीक है, अब S के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। और उस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करोगे, तो सही है। अब मान लो 2 शेल अपने पास, तो सब शेल्स भी कितने होंगे, 2 होंगे, S और P। तो S और P के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे,
बताओ, s का 1, p के 3, टोटल ऑर्बिटल कितने आएंगे 4। 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करोगे, 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे अपन टोटल 8। एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं तो 4 में कितने आएंगे 8 आएंगे। ऐसे ही मान लो शेल 3 है तो सब शेल भी 3 होंगे, कौन कौन से होंगे, s p d, इस तरीके से होंगे। अब एक ऑर्बिटल s का होता है, 3 ऑर्बिटल p के होते हैं, 5 ऑर्बिटल d के होते हैं, तो 5 इसके, 3 इसके, 1 इसका, टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए 9। तो 9 ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद मान लो अगर शेल 4 है अपने पास तो s p d f, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ये कितने हो जाएंगे फिर 32, ठीक है। फिर अपने पास मान लो फिफ्थ है, फिफ्थ के अंदर कौन से आएंगे s p d f एंड g, 5 हो गए टोटल। तो अभी इस f के अंदर कितने थे 7 ऑर्बिटल्स थे, g के अंदर कितने होंगे 9 होंगे, ठीक है। तो दो दो ऑर्बिटल्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल अपने पास नंबर आता है वो 25 आता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 50 आते हैं। अब तुम एक चीज समझो कि यहाँ पे अगर मान लो कि शेल अपने पास n है तो सब शेल भी n ही थे, पर जो ऑर्बिटल्स है इसका क्या रिलेशन है कि जब एक शेल है तो ऑर्बिटल भी एक ही है, जब शेल 2 है तो ऑर्बिटल है 4, शेल 3 है तो ऑर्बिटल है 9, शेल 4 है तो ऑर्बिटल है 16। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब शेल n है तो ऑर्बिटल्स होंगे n², ठीक है। जब शेल अपने पास n है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे n²। अब यहाँ पे शेल का और इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन क्या आएगा कि शेल अगर अपने पास n है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 2n², क्योंकि एक n² में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं 2, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं 2, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूले भी होते हैं, पर फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास मेथड होता है, ठीक है। तो मेथड को समझने का ट्राई करो। अब जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे अपने पास n का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस से दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे अपने पास एनर्जी भी बढ़ती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में तुमको बेसिक है वो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इससे अपने पास कोई भी सवाल हो IIT JEE का, नीट का, अपन उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास दूसरा क्वांटम नंबर है, दूसरा क्वांटम नंबर अपने पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो L का वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू किससे स्टार्ट हुआ था 1 से स्टार्ट हुआ था। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक मूव करता है n-1 तक मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो L है ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट सब एनर्जी लेवल को या फिर सब शेल्स को, ठीक है। इससे अपन को शेप के बारे में पता चलता है। तो ये कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, तो ये तुम याद रखोगे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये अपन को साइज के बारे में बताता है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये अपन को किसके बारे में बताएगा, शेप के बारे में बताएगा, ठीक बात है। तो इतना अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास भाई अब समझना है कि शेल है और सब शेल का नंबर है वो सेम कैसे आते हैं। उससे पहले एक चीज़ ये भी देख लो कि अगर मान लो L का वैल्यू 0 है तो उसके लिए सब शेल है वो S डिसाइड करा गया है। L का वैल्यू 1 है तो सब शेल है वो P डिसाइड किया गया है। L का वैल्यू 2 है तो सब शेल D डिसाइड किया गया है। L का वैल्यू 3 है तो सब शेल अपना क्या रहेगा F रहेगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें अपन को एकदम ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद अपने पास है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक ही अपने पास फॉर्मूला है, कई बार इसके ऊपर सीधा सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन ध्यान रखेंगे। यहाँ में जो L है, ठीक है, L का जो वैल्यू है वो अपने को इन डिफरेंट सबसेल्स के लिए ध्यान में रखना है। जैसे मान लो तुमसे पूछ लिया कि 2s है, अब 2s के लिए तुम बताओगे कि n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 2, और s के लिए L का वैल्यू कितना रहेगा, s के लिए L का वैल्यू फिक्स है, अभी अपन ने देखा है कितना है 0 है। अगर तुमसे इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे L का वैल्यू 0 रख दो, उसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर JEE मेंस में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इवन नीट में भी काफ़ी सवाल इस फॉर्मूले के ऊपर आए हैं। तो ये फॉर्मूला अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे मान लो तुमसे पूछ लिया कि भाई 3p है। अब 3p में n का वैल्यू कितना है, ये जो बाहर जो भी नंबर लिखा होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, n को, और p सब शेल के लिए L का वैल्यू कितना डिसाइड किया गया है 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सही है। तो अभी अपने पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाएगा n-1 तक जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको अपन एक साथ इन तीनों क्वांटम नंबर्स को समझने का ट्राई करेंगे। अभी अगला अपने पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही अपन को ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बारे में अपन को बताएगा कि स्पेस के अंदर अपने पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो m का वैल्यू है
वो -l से लेके +l तक होता है। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे मान लो l का वैल्यू 2 है तो m के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इस तरीके से m के पॉसिबल वैल्यूज है वो अपने पास आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं तीनों क्वांटम नंबर्स को एक साथ कंबाइंड करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, और अपन को बहुत अच्छे से सुनना है अभी इसको, है ना। कि जैसे कि मान लो n का वैल्यू 1 है, तो अगर n का वैल्यू 1 है तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, l का पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, 0 से लेके कहाँ तक जाता है, n-1 तक। तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 1 तो आ नहीं सकता। और l का वैल्यू अगर 0 तो m का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अभी n का वैल्यू 2 है, तो अगर n का वैल्यू 2 है तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, l का पॉसिबल वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब मान लो l का पॉसिबल वैल्यू 0 है तो m का भी पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। पर जब l का पॉसिबल वैल्यू 1 है तो m के पॉसिबल वैल्यूज है -1, 0 एंड +1। ठीक है, ऐसे ही मान लो n का वैल्यू अपने पास है 3, तो n का पॉसिबल वैल्यू अगर अपने पास 3 है तो l का वैल्यू आएगा 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। और l का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू आएगा -1, 0, +1। ऐसे l का वैल्यू अगर 2 है तो m का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये वैल्यूज आते हैं। अब अपन इन वैल्यूज को कंबाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो अभी तुमको पता है कि l बराबर 0 वो कौन से सब शेल के लिए होता है, s के लिए होता है। तो n बराबर 1 एंड l बराबर 0 जब आपस में कंबाइंड होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 1s। ठीक है, अब m के जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं उतने ही अपने पास ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो m के यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 1 है, तो इसका ऑर्बिटल कितना बनेगा, 1। इसीलिए अपन बोलते हैं कि s के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कितने प्रेजेंट है, 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सही है। अब अगली चीज देखो, n बराबर 2 है, l बराबर 0 है, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, 2s बनाएंगे। अब 2s बनाएंगे तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 0, तो 2s के अंदर भी ऑर्बिटल कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि s वाले जितने भी सबशेल्स होंगे सबका ऑर्बिटल कितना आएगा, 1 आएगा। जब 2 है वो 1 के साथ कंबाइंड होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2p। ठीक है, 2p बनाएगा। अब 2p के लिए m के पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं, 3 वैल्यूज है, तो 3 वैल्यूज के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक होगा px, एक हो जाएगा py, एक हो जाएगा pz। ये अपने पास इसके 3 ऑर्बिटल्स है वो बन के आते हैं। इसी प्रकार मान लो n का वैल्यू अपने पास है 3। अब अगर n का वैल्यू अगर अपने पास 3 है तो अभी n का वैल्यू 3 जब l बराबर 0 से कंबाइंड होगा तो ये बनेगा 3s। 3s में कितने ऑर्बिटल्स है, 1। n का वैल्यू 3 है, अगर ये l बराबर 1 से कंबाइंड होगा तो ये बनेगा 3p। 3p में कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ऐसे ही n बराबर 3 जब l बराबर 2 से कंबाइंड होगा तो ये बन जाएगा 3d। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास टोटल m के वैल्यूज कितने हैं, 5 वैल्यूज है। तो 5 वैल्यूज है तो ये अपन को कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो अब इन पांचों ऑर्बिटल्स का एक एक नाम है वो भी दे रखा है। ठीक है, d के 5 ऑर्बिटल्स का नाम भी दे रखा है। इसको में एक को dxy बोला जाता है, एक को dyz बोला जाता है, एक को dzx बोला जाता है, फिर बोला जाता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक को बोला जाता है dz स्क्वायर। ठीक है, अब कौन से ऑर्बिटल को कौन सा नाम दिया जाता है ये कोई फिक्स नहीं है, अपन किसी भी ऑर्बिटल को कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार px py z में अपन किसी भी ऑर्बिटल को कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि इस ऑर्बिटल को अपन इसी नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का समीशन है। इतना अपन को समझ में आना चाहिए ताकि क्वांटम नंबर के ऊपर अपन थोड़ी सी ग्रेस्प वो बना सके। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर है, इसके लिए देखो अपने पास ओनली 2 ही वैल्यू होती है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की एक होती है +½ एक होती है -½ तो अभी इन वैल्यूज को अपन थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे कि मान लो अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ऐसा अपन मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में भी स्पिन का वैल्यू +½ भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज में भी +½ हो सकता है। इसका ये मतलब है कि अपने पास डायरेक्शन चाहे क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, वो अपन को +½ या -½ की वैल्यू के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है वो इसके अंदर हो सकती है। इसी प्रकार मान लो कि भाई अपने पास किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रखा है तो जो अपर स्पिन है ये हो सकता है +½ हो और जो लोअर स्पिन है
वो उसको अपन को डेफिनेटली क्या बोलना पड़ेगा, माइनस हाफ ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक की अगर अपन ने वैल्यू डिसाइड कर दी तो दूसरे वाली हमेशा उसके अपोजिट साइन के साथ आएगी। अगर मान लो अपर स्पिन को अपन ने माइनस हाफ बोला, लोअर स्पिन को अपन ने प्लस हाफ बोला, तो ये वाली वैल्यू भी सही है। पर अगर मान लो एक की स्पिन तुमने प्लस हाफ डिसाइड कर दी तो दूसरे वाले की डेफिनेटली प्लस हाफ नहीं होगी, तो ये दोनों मेथड से वो अपने पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपने पास है स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था h/2π√L/L+1। इसी प्रकार अपने पास स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो अपने पास कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, फिर अपने पास आता है टोटल स्पिन। तो टोटल स्पिन है वो प्लस माइनस हाफ इंटू एन। टोटल स्पिन का ये फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले से अच्छा अपन इसका मेथड समझने का ट्राई करेंगे। तो मेथड के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मान लो ये P4 है। अब P4 के अंदर अपन को टोटल स्पिन कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो N है इसके अंदर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपन को बताते हैं। तो अभी P4 वाले स्ट्रक्चर में तुम मेरे को ये बताओ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। 2 है तो टोटल स्पिन कितनी आएगी, टोटल स्पिन को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कितनी आएगी, प्लस माइनस हाफ इंटू 2। तो ऐसा अपन कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो 1 के बराबर आएगी। इसको अपन सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस स्पिन का वैल्यू तुमको पता ही है प्लस हाफ है, इस स्पिन का वैल्यू भी कितना है, प्लस हाफ है। और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का डेफिनेटली तुमको पता है क्या होगा, माइनस हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्पिन का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास टोटल स्पिन आई है 1, तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसको अपन कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं ये आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1। ये अपने पास टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी इसकी 3। ठीक है, तो इस प्रकार अपन चारों क्वांटम नंबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीएस्ट वे के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको अपन फर्दर रिवाइज करें, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। अपना जो अगला लेक्चर होगा वो श्रोडिंगर इक्वेशन का होगा, जो इस साल रिसेंटली नीट में ऐड किया गया है। तो उस लेक्चर में अपन वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।